हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन कर रहे होंगे। चलिए, आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन करने के लिए हम लोग आज क्लास 10वीं की मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग लेकर आए हैं। तो जल्दी से बच्चों कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए, हम लोग तुरंत शुरू करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग का पाठ है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। मैं थोड़ा सा पाठ के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये दो चरों वाले, इसमें हम लोग दो चर की बात करेंगे, जैसे x हो जाएगा और y हो जाएगा। और रैखिक, अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ा था। रैखिक बहुपद उसको बोलते थे हम लोग बच्चों कि जिसमें चर की मैक्सिमम घात एक हो, जैसे 2x+1 हो गया। इसमें देखिए चर की घात कितनी है, एक है, तो इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते थे। यहाँ पे देखिए बच्चों, दो चर वाले रैखिक, देखिए रैखिक मतलब 3x+4y। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण की बात किया है। समीकरण तो हम लोग को अच्छे से मालूम है कि समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें बहुपद के बारे में, बहुपद के इक्वल टू में कुछ होता है, कोई संख्या होती है, शून्य होता है या फिर कोई संख्या होती है, तो उसको हम लोग समीकरण बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बराबर के 4 लिख देते हैं हम लोग, तो ये क्या हुआ, दो चर वाले, देखिए दो चर है और रैखिक है क्योंकि इसकी घात भी मैक्सिमम एक है और इस चर में घात भी मैक्सिमम एक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, समीकरण युग्म बोला है, इसका मतलब कि दो समीकरण मिलेंगे आप लोग को, दो चर वाले दो समीकरण देखने को मिलेंगे, जैसा कि पाठ में ऐसा दिया गया है। तो ये एक समीकरण हो गया और एक समीकरण और मिलेगा तुमको, जैसे कि देख लो 4x+3y = 6। तो इस तरह से बच्चों हम लोग क्लास में इन्हीं दो समीकरणों के बारे में, दो चर वाले समीकरणों के बारे में, और वो भी कैसा समीकरण, रैखिक समीकरण होगा, इसी के बारे में पूरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे कि बहुपद में इसका दो चर, देखिए व्यापक रूप क्या होता है, ax + by + c = 0 और ax + by + c = 0। ये व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरणों का। अब इसको देखोगे जो बोलो कि आप लोग इसमें कुछ अंतर है ही नहीं, तो इसको हम लोग a1 मान लेते हैं, b1 मान लेते हैं और c1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, b2 मान लेते हैं और c2 मान लेते हैं। बच्चों देखिए, आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में जिक्र किया, जैसे रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनता था बच्चों, एक सीधी रेखा बनती थी। इसमें भी रैखिक बहुपद है लेकिन दो चर वाले हैं, इसमें भी सीधी रेखा बनेगी। कैसे बनेगी देखना, जैसे मैं इस वाले रैखिक समीकरण से, चलो मान लेते हैं कि ये रेखा बनती है, एक रेखा ये बनेगी, क्योंकि इसका रैखिक बहुपद रैखिक समीकरण है तो इससे एक ग्राफ बनेगा, और इस रैखिक समीकरण से एक ग्राफ इस तरह से बनता है। मान लो बच्चों, जब इस प्रकार से रेखाएं आपस में दोनों काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, देखिए बच्चों ध्यान से कि जब एक रेखा दूसरे को आपस में काटती है तो उसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और ऐसी रेखा को देखिए, ये रेखा कहाँ पे, किसी एक बिंदु पे काट रही है, तो इसके मैक्सिमम हल एक होते हैं। हल कितने होते हैं, एक हल होता है, एक हल होता है। या फिर इसको बोलते हैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसके बच्चों देखिए, जब प्रतिच्छेदी रेखा होती है जहां एक बिंदु पे काटती है, उसको हम लोग संगत निकाय भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, संगत निकाय। इसका कैसा निकाय है, संगत निकाय।
कभी कभी आप लोगों को टेक्निकल वाले में ऑप्शन में मिल जाता है संगत निकाय, एक एक नंबर का क्वेश्चन, कोई समीकरण दे देगा आपको, दो समीकरण देगा, बताइए, बोलेगा कि ये कैसा निकाय है, कैसा हल है, प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है, समांतर रेखा है, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है आप लोगों को टेक्निकल ऑप्शन में। अच्छा बच्चों देखिए, अगर दो समीकरण है, ये दोनों समीकरण है, अगर दे दिया तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है या फिर संपाती है या फिर समांतर है? तो हम लोग बच्चों ऐसे, आप मान लो कि समीकरण दिया है तो इसको जानने के लिए क्या करते हैं, इसका एक सूत्र आता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ये नहीं होता है बराबर b1 बटे b2 के, जो a1 बटे a2 है बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 के। इस तरह से हम लोग दिए गए समीकरण को जांच करके पता कर सकते हैं कि जो रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी बनेंगी कि संपाती बनेगी या समांतर बनेगी। तो चलिए मैं एक आप लोग को समीकरण देता हूं, तो आप लोग बताइए कि कैसे बनेगी। देखिए बच्चों, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो बताइए बच्चों, देखिए इसके कैसे हल होते हैं, कितने हल होते हैं, कैसे रेखाएं बनती है। तो हम लोगों ने क्या बताया कि ये दो समीकरण है, कैसे जांच करें कि ये प्रतिच्छेदी बनेगी, संपाती बनेगी या फिर समांतर बनेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो व्यापक रूप है उससे इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, यहाँ पे a1 b1 c बन जाएगा, a2 b2 प्लस c2 इक्वल टू 0। से तुलना करने पे, से तुलना करने पर, तो देखिए बच्चों यहाँ पे a1 की वैल्यू 5 आ रही है, b1 की वैल्यू -4 आ रही है और c1 की वैल्यू 8 आ रही है। यहाँ से देखिए बच्चों, a2 की वैल्यू 7 आ रही है, b2 की वैल्यू 6 आ रही है और c2 की वैल्यू -9 आ रही है। तो हम लोग इसके फार्मूले सूत्र से कंप्लीट करते हैं, जो अद्वितीय हल का होता है a1 बटे a2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होता है। तो देखिए मान रखते हैं यहाँ पे 5 बटे 7 बराबर नहीं होता है, बराबर 4 बटे 6। इसको और हल करते हैं, देखिए बच्चों, तो 2 बटे 3 आएगा, तो 5 बटे 7 बराबर नहीं है 2 बटे 3। देखिए बच्चों, जो a1 बटे a2 का अनुपात है, क्या b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अगर ऐसा है, ऐसे मान आते हैं तो हम लोग कहेंगे कि एक प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। इस तरह से बच्चों हम लोग जांच करते हैं इसके सूत्रों को रख करके कि ये समीकरण जो है प्रतिच्छेदी बनेंगे या समांतर बनेंगे या संपाती बनेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने देख लिया होगा और अच्छे से देख लीजिए एक बार। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए बच्चों देखिए, मान लीजिए कि एक रेखा है और एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। अगर दो रेखाएं हैं और एक के ऊपर एक है तो इसको हम लोग संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं, संपाती रेखा। इसके बच्चों हल जो होते हैं अनंत होते हैं। कैसे हल होते हैं? अनंत होते हैं। जितनी जब भी रेखाएं दो रेखाएं आपस में जितनी बार स्पर्श करती है या जितनी बार आपस में काटती हैं, उसके उतने ही हल होते हैं। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा में एक बार आपस में ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी, काट रही थी, इसलिए इसके एक हल निकले थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है बच्चों कि जब एक रेखा एक के ऊपर एक होगी तो ये तो हमेशा इसको स्पर्श करेगी, हमेशा काटेगी इसको। तो ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग कि जो इसके हल होंगे अनंत हल होंगे। इसके हल जो होंगे
अनंत हल होंगे, अनंत हल या अनेक हल, या अनेक हल, या अपरिमित रूप से अनेक हल, या अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए बच्चों, अब इसका कैसा निकाय होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। बस इतना ध्यान रखिए बच्चों कि जब भी कोई रेखा आपस में स्पर्श करती है या फिर एक दूसरे को काटती है तो वहां पे संगत निकाय होता है। जैसे कि प्रतिच्छेदी रेखा में जब रेखा एक दूसरे को काट रही थी तो यहाँ पे एक बिंदु पे काटी थी, इसलिए इसका कैसा निकाय हुआ, संगत हुआ था। इसमें भी जब बार बार आपस में काट रही है तो इसका कैसा निकाय होगा बच्चों, संगत निकाय होगा, संगत निकाय। अब बच्चों कैसे पहचानेंगे, जैसे दो समीकरण दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये संपाती है या प्रतिच्छेदी है या समांतर रेखाएं। जैसे मैं क्या करते हैं हम लोग, इसका सूत्र होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस सूत्र से तुलना करके हम लोग उस दोनों समीकरण को तुलना करने पे बता सकते हैं कि ये संपाती है या नहीं है। चलिए मैं दो समीकरण लेता हूं, देखिए कौन सा है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, दो समीकरण मैंने लिया है, अब इसको इससे तुलना करके पता कर सकते हैं हम लोग कि इसके जो हल कैसे होंगे, कैसा निकाय होगा, और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती है या समांतर है, जांच कर सकते हैं इससे तुलना करने पर। देखिए यहां से लिखेंगे 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 तथा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। यहाँ पे हम लोग इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे बच्चों। जैसे लिखना पड़ता है, लिखना होता है आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ध्यान देना बच्चों, ये तुमको लाइनें जरूर से लिखनी है, इसके व्यापक रूप से तुलना जरूर से करना है, नहीं तो हो सकता है कि आप सही भी करके आओ लेकिन आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो इतना बात को ध्यान देना बच्चों कि ये जो व्यापक रूप है इससे तुलना करके ही आपको सब कुछ करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए यहाँ से इसको तुलना करें तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, c1 बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से a2 बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24 हो जाएगा। अब हम लोग इसके सूत्र से तुलना करते हैं, जो कि क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। देखिए हम लोग इसका मान रखते हैं, क्या आता है 9 बटे 18 बराबर 3 बटे 6 बराबर 12 बटे 24। इसको थोड़ा और सरल बनाते हैं, यहाँ से काटेंगे तो क्या बनेगा, एक बार में कटेगा और दो बार में, एक बार में और दो बार में, एक बार में और दो बार में। तो देखिए बच्चों 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 और बराबर 1 बटे 2। देखिए बच्चों हल करने पे सभी के मान जो है बराबर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये संपाती रहेंगे। कैसे हल रहे होंगे, अनंत रूप से रहे होंगे हल। कैसा निकाय रहा होगा, संगत निकाय रहा होगा। तो ऐसे बच्चों जांच करके हम लोग इसके हलों के बारे में बता सकते हैं, इसके कैसे निकाय होंगे वो बता सकते हैं, कैसी रेखाएं हैं ये बता सकते हैं। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, इसके साथ ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसके साथ ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए मैं इसको हटाता हूँ। देखिए बच्चों, चलिए अब वो दो रेखाएं हैं,
इतना तो ध्यान से देखिए बच्चों कि जब दो रेखाएं हैं तो इनके बीच में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। हो सकता है ये रेखाएं आपस में काटे, हो सकता है एक दूसरे के ऊपर रहे, एक के ऊपर एक रहे। एक संभावना एक ये भी बन सकती है कि एक रेखा जो है दूसरी रेखा से कभी मिले ही ना, यही संभावनाएं बन सकती है और तो कोई बन नहीं सकती है। तो बच्चों जब एक रेखा दूसरे रेखा को नहीं काटती है, कभी नहीं मिलती है आपस में, और उनके बीच की दूरी भी क्या रहती है, सदैव समान रहती है, तो ऐसे रेखाओं को हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। समांतर रेखा बोलते हैं, समांतर रेखा होती है। अच्छा बच्चों, जब ये दोनों रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी आपस में एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं, ना एक के ऊपर एक आएंगे कभी। तो इसके कैसे हल होंगे बच्चों, इसके कितने हल होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी ही नहीं, तो हल कहां से निकल पाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा इसका मतलब ये दोनों रेखाएं आपस में कभी मिलेंगी नहीं, ना प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसका कैसा निकाय होगा, असंगत निकाय होगा। कैसा निकाय होगा बच्चों, असंगत निकाय होगा, असंगत। तो ये ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी आपको बहुविकल्पी वाले प्रश्न में बोर्ड में एग्जाम में दे दिए जाते हैं, दो समीकरण दिए जाएंगे और उसको सूत्र से तुलना करके बताना पड़ता है कि ये संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, कैसे हल होंगे, कितने हल होंगे, संगत निकाय है, असंगत निकाय, ये सब बताना पड़ता है। तो हम लोग इसके समीकरण से, इसके सूत्र से तुलना करके बता सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जब ये रेखाएं आपस में मिलती नहीं है तो इसके लिए क्या सूत्र बनता है, देख लीजिए एक बार। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। कोई भी दो समीकरण देते हम लोग इससे, इसके सूत्र से तुलना करके बता सकते हैं 1 मिनट के अंदर कि ये समांतर रेखा है कि संपाती है। तो चलिए मैं एक लेता हूं समीकरण आपको, तो लेता हूं 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग इसके समीकरण से, सॉरी इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे और A1 बटे A2 का मान निकालेंगे। तो मैं, मेरे पास इधर जगह है नहीं, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और C1 बराबर 10 हो जाएगा। उसी तरह से A2 बराबर 2, P2 बराबर -1 और C2 बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना बच्चों कि जब दूसरी चर की गुणांक कुछ ना हो, दूसरे चर का गुणांक कुछ भी ना हो, तो हम लोग एक ले लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ y का गुणांक तो कुछ है ही नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे, एक मानेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब यहाँ से इसे तुलना कर लेते हैं। तो 6 बटे 2 बराबर 3 बटे -3 बटे -1 बराबर 10 बटे 9। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ से इसको माइनस माइनस काट देंगे तो दो से डिवाइड लगाएंगे। मैं इधर इसको करता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, मैं इसको इधर साइड में कर देता हूँ। तो 2 3 6 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 बराबर 10 बटे 9। ये देखिए बराबर नहीं तो इसको काट दो। तो देखिए बच्चों, ऐसे समीकरणों को हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि जो C1 बटे C2 है ना, ये बराबर नहीं होता है इन दोनों के। A1 बटे A2 बराबर C1 बटे B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया था वो समांतर रेखा है। और कैसे हल होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि आपस में कभी काटेंगे नहीं। और निकाय कैसा होगा बच्चों, इसका असंगत निकाय होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से और इसके साथ लेकर इसको उतार लीजिए। हो गया बच्चों, इसके साथ ले लिए होंगे आप लोग, हम आशा करते हैं कि ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटाता हूँ।
मैं एक प्रश्न लेने वाला हूँ बच्चों, और आपको जांच करके बताना है कि ये कैसा हल होगा। समांतर है, रेखाएं हैं, कैसा हल है, कोई हल है कि नहीं है। मैं एक प्रश्न लेता हूँ आपके सामने, देखिए। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती। मैं दो क्वेश्चन लेता हूँ इसमें मेरे, देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 और तथा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। और एक प्रश्न और लेता हूँ मैं, 3x प्लस वाई बराबर 17 तथा 8x प्लस 11 वाई बराबर 36। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखिए प्रश्न क्या है। अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है अथवा समपाती है। तो हम लोग इसके अनुपातों से, जो अनुपात हम लोगों ने अभी पढ़ा है, उससे तुलना करके जांच करके बताएंगे कि ये कैसे रेखाएं हैं, कैसे हल है, कैसे निकाय है। तो देखिए बच्चों, मैं पहला प्रश्न करता हूँ। ये दो प्रश्न है। पहला हल, देखिए 6x माइनस 3y, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, प्लस 10 इक्वल टू 0 और तथा 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसके व्यापक रूप से पहले तुलना करते हैं। बच्चों एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी है, लिख के करना, नहीं तो एग्जाम में आपको मार्क्स कर सकते हैं। इसके व्यापक रूप से इसकी तुलना करके ही आपको एग्जाम में करना है। देखिए a1 बटे प्लस बी वाई प्लस में इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने। तो देखिए बच्चों, यहाँ से a1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। और यहाँ से देखेंगे जो a2 की वैल्यू है 2 है, b2 की वैल्यू -1 है और c2 की वैल्यू 9 है। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसके जो अनुपात है उससे तुलना करते हैं, देखते आइए। तो क्या अनुपात होता है बच्चों, 6/2 बराबर -3/-1 बराबर 10/9। तो यहाँ से देखिए बच्चों, हम लोग इसको और सरल करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से कर लेते हैं इसको 3/2, क्योंकि ये 3 बार में कटेगा और ये 1 बार में कटेगा। 3/1 बराबर -3/, सॉरी यहाँ माइनस माइनस भी आप काट सकते हो, 3/1 बराबर 10/9। यहाँ देखिए बच्चों, जो a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के। तो हम लोगों ने बच्चों अभी इसके पहले ही पढ़ा था कि ऐसा अनुपात कब मिलता है बच्चों। देखिए यहाँ पे c1/c2 जो है बराबर नहीं है किसी के, ना a1/a2 के ना b1/b2 के। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसे कर सकते हैं क्या, ये ऐसे कर सकते हैं। तो बताइए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये कैसा अनुपात था। अगर ऐसा अनुपात था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि समांतर रेखाएं होंगी। हल कैसे होंगे,
कोई भी हल नहीं होगा। निकाय कैसा होगा? असंगत निकाय होगा। तो मैं इन सब चीजों को लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए संगत सॉरी समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी होंगी अतः इसके हल, अतः इसका कोई हल नहीं होगा एवं इसका असंगत असंगत निकाय होंगे। क्योंकि बच्चों जब दो रेखाएं जब ऐसा है तुलना करने पे जो C1 बटे C2 है बराबर नहीं आया है A1 बटे A2 के ना बराबर नहीं आया है B1 बटे B2 को, तो कह सकते हैं कि ये कैसे रेखाएं रही होंगी? समांतर रेखाएं रहेंगी। समांतर रेखाएं रही होंगी तो इसका मतलब है कि वो असंगत रही होंगी, हल नहीं रहा होगा कोई भी उसका। तो मैं एक ही क्वेश्चन में ये सब सारी बातों को लिख दिया हूँ, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। तो आप लोग देख लीजिए बच्चों एक बार अच्छे से, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोगों ने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहला हो गया, अभी दूसरा लेने जा रहा हूँ। देखिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 70 और यहाँ से क्या दिया है था 8x प्लस 11y इक्वल टू 37। तो देखिए बच्चों अगर आप लोग को यहाँ पे c जो ये 70 है बराबर किस तरफ है, इधर तो c आपको दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको इधर बराबर इधर लेकर जाकर c बना लेंगे, इसको इधर ले आकर c बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो 3x प्लस वाई, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस 17 इक्वल टू 0। देखिए अब इसकी व्यापक रूप से तुलना हो रही है, तथा अगर ऐसा नहीं दिया है बराबर में कुछ दिया है, सी यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, तो हम लोग बराबर को जो इस तरफ है उसको साइड में ले जाकर के उसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे। देखिए यहाँ से 8x प्लस 11y, अब देखिए यहाँ पे ये जो 37 इधर है प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस 37 इक्वल टू 0। देखिए अब इसके व्यापक रूप से तुलना करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ से क्या a1 की वैल्यू क्या दिया, a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर माइनस 70। और यहाँ से देखिए a2 बराबर 8, b2 बराबर 11 और c2 बराबर माइनस 37। चलिए बच्चों हम लोग इसके अनुपातों से तुलना करते हैं, जैसा कि दिया हुआ है प्रश्न में कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों में निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, समांतर है कि सपाती है। तो इसके हम लोग पहले अनुपात लिखते हैं, यहाँ से मैं करता हूँ दोस्तों। तो देखिए a1 बटे a2 यही अनुपात होता है ना, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलिए तुलना करते हैं इससे हम लोग। तो क्या आएगा, यहाँ से a1 की वैल्यू 3 है, 3 बटे 8 बराबर 1 बटे 11, 1 बटे 11 बराबर माइनस 17 बटे और माइनस 37। तो देखिए बच्चों 3 बटे 8 बराबर 1 बटे 11 और बराबर जैसे माइनस से माइनस काट देंगे तो 17 बटे 37। तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या क्या है बराबर नहीं है रहे, हम लोग गलत लिखे हैं क्या बच्चों, देखिए एक बार जांच कीजिए इधर सभी प्रश्न है। 3x प्लस ठीक है यहाँ से 8 37 ठीक। तो बच्चों तो देखिए यहाँ से कोई भी बराबर नहीं आया है, सॉरी बच्चों लग रहा है प्रश्न मिस्टेक है क्या। चलिए बच्चों देखिए
यहाँ पे बच्चों अगर हम लोग तुलना करते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं दिख रहा है, ना ये बराबर दिख रहा है ना ये दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/8 जो है बराबर नहीं है किसके, 1/11 के। ठीक, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अतः एवं, अतः लिखते हैं यहाँ पे, अतः अद्वितीय होगा, अद्वितीय अद्वितीय हल होगा एवं असंगत संगत निकाय संगत निकाय होंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्नों को उसके अनुपातों से तुलना कर करके बता सकते हैं कि ये जो प्रश्न है इसके कैसे हल होंगे, कैसी रेखाएं बनेंगी, कैसे निकाय होंगे। तो इससे हम लोग जांच करके पता कर सकते हैं। चलिए बच्चों, मैं आगे और भी क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे जो बोर्ड के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं करवाने वाला हूँ। आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोग को बच्चों मैं यहाँ पे एक प्रश्न देता हूँ, देखिए। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए बच्चों, हम लोग इन दो समीकरणों में को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, दो समीकरण देगा, उसको विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो मैं आप लोग को यहाँ पे विलोपन विधि बताने जा रहा हूँ, उसके बाद इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे हम लोग। देखिए, विलोपन का अर्थ ये होता है बच्चों कि किसी दो समीकरण है, उसमें जो x वाला पद होता है, दोनों समीकरणों में x वाले पद को विलुप्त करना या y वाले पद को विलुप्त करना। किसी एक पद को विलुप्त करके उसमें एक पद का मान निकालकर दूसरे पद में फिर निकालकर रख के निकाल देते हैं, तो ऐसे विलोपन होता है। एक पद को उसमें गायब किया जाता है, विलुप्त किया जाता है। देखिए, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको विलुप्त करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो बराबर बनाना पड़ेगा। जिस पद को आप विलुप्त करने जा रहे हैं उसको सबसे पहले बराबर बनाओगे। यहाँ देखिए, ये 2x है और ये x है, इधर y है, इधर 3y है। तो मैं चलिए इस y वाले पद को बराबर करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, जो समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में अगर 3 से मैं गुणा कर दूं, इसका मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं 3 से गुणा करता हूँ, ये 3 आ जाएगा। ये ध्यान देना कि जब 3 से आप लोग गुणा करें तो ये सब में करना पड़ेगा, ऊपर के समीकरण में सब में करना पड़ेगा। देखिए मैं करता हूँ, क्या होगा यहाँ पे, 3x प्लस 3y बराबर 15। देख रहे बच्चे? तो अब इसको अगर समीकरण नंबर 3 मान लो, तो समीकरण 2 व 3 से लिख सकते हैं आप लोग, समीकरण 2 व 3 से। तो क्या होगा, देखिए 3x प्लस 3y बराबर 15, और इधर है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब इसको तुलना करते हैं। देखिए बच्चों, अब ये दोनों क्या है, बराबर है, और चिन्ह भी क्या है, अपोजिट है। इतना ध्यान देना बच्चों कि अगर चिन्ह अपोजिट नहीं है तो ये कटते नहीं है, विलुप्त नहीं होते हैं। तो इनका चिन्ह का विपरीत होना आवश्यक है। यदि एक प्लस है और एक माइनस है तभी ये आपस में कटेंगे, अन्यथा नहीं कटेंगे। अगर हो सकता है यहाँ प्लस होता तो ये क्या होते, जुड़ जाते, तो उस टाइम में इसको चिन्ह को चेंज करना पड़ता है हमको। तो देखिए, मैं यहाँ पे चिन्ह अपोजिट है तो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, 3 2 5x बनेगा ये, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये कितना बनेगा, 20 बन जाएगा। इधर देखिए 5 और x के बीच में गुणा का संबंध है, और जब गुणा इधर जाता है तो क्या बनता है, भागा बनता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, जब 5 को 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, ये x की वैल्यू है। देखिए बच्चों, अब इस x की वैल्यू समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। अब समीकरण 3 में नहीं रखेंगे, जो नया समीकरण बनाया गया है, गुणा करके जो नया समीकरण बनाया गया है उसमें मान इसका नहीं रखेंगे, जो पुराने समीकरण है उसी में x का मान हम लोग रखेंगे।
तो देखिए यहाँ पे तो मैं इसी में रख देता हूँ, तो x प्लस वाई यहाँ पे लिख देना बच्चों, समीकरण एक में x का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 5, और यहाँ से देखिए मैं x का मान रखता हूँ, तो x की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 रखता हूँ प्लस वाई और बराबर 5। तो ये देखिए 4 प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5 माइनस 4 और y बराबर 1 निकल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग दो समीकरण दिए थे, हम लोगों ने उसे विलोपन विधि से करके दिखाया, और इसी समीकरण को मैं प्रतिस्थापन विधि से करने वाला हूँ। तब तक आप लोग इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। मैं हट जाता हूँ साइड। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि हल कर रहा हूँ। देखिए ये दोनों समीकरण थे, तो लिखता हूँ मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसमें ध्यान देना बच्चों, चाहे पहला समीकरण हो चाहे दूसरा समीकरण, किसी एक को लेकर के इसको मैं पहला लिख देता हूँ और इसको मैं दूसरा लिख देता हूँ। किसी एक समीकरण को लेकर के उसमें x या y की वैल्यू निकालते हैं, और जिससे निकालते हैं उसके बाद मतलब देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैं यहाँ से पहले समीकरण से x की या y की वैल्यू निकालने वाला हूँ। देखिए x प्लस वाई बराबर 5, तो मैं यहाँ इसको करूंगा। देखिए x ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो x की वैल्यू क्या निकल गई 5 माइनस वाई है। ये रहा समीकरण नंबर 3, मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में जो x का मान है उसको समीकरण नंबर 2 में रखना है। इतना ध्यान देना बच्चों कि जिस समीकरण से हमने x का मान निकाला है उस समीकरण में x की वैल्यू नहीं रखनी है, जिस समीकरण से निकाला है उसमें कभी नहीं रखनी है। जो बच जाएगा, जो बचा हुआ है उस वाले में रख के मान उसका निकालते हैं। इतना ध्यान देना बच्चों कि जिससे निकाले हैं x का मान उसमें मान नहीं रखना है, उसके नीचे वाले में रखना है, यानी जो बचा हुआ समीकरण उसमें रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वहां पे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखिए बच्चों 2, देखिए 2 और x के बीच में क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का होता है, तो मैं ब्रैकेट लगा दिया हूँ गुणा का चिन्ह है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए बच्चों ये 2 एक बार 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, और ये 2 एक बार y के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या होगा 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ से और देखिए बच्चों, ये देखिए 2y माइनस में है और 3y माइनस में है, तो टोटल मिला के 5 y माइनस में बनेंगे इक्वल टू 4। ऐसे समझ लीजिए आप कि जैसे कि माइनस है तो ये हमको कर्ज के रूप में बताता है, तो माइनस 2 रुपए कर्ज आपने किसी और से लिया, और 3y कर्ज किसी और से लिया, तो आपके ऊपर जो टोटल कर्ज बनेगा वो तो 5 रुपए का कर्ज बनेगा, 5y का कर्ज बनेगा। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। और देखिए मैं 5y को इधर लेके आता हूँ, तो जो इधर आएगा माइनस है तो इधर क्या बनेगा प्लस बनेगा, और मैं 4 को उधर भेजता हूँ, जो प्लस है तो क्या बनेगा माइनस बनेगा। देखिए बच्चों 10 ये जाएगा तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, माइनस 4 और 5 बनेगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों 6 5y, तो ये देखिए गुणा का संबंध है, इधर गुणा जाएगा तो भागा बनेगा, तो 6/5 ये y की वैल्यू है। देख लीजिए बच्चों अच्छे से इसको, और इसके साथ एक बार ले लीजिए। चलिए बच्चों देखिए यहाँ y की वैल्यू हो गई, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 में x बराबर 5 माइनस y की वैल्यू क्या बच्चों 6/5 है, 6/5। तो यहाँ से इसको मैं हल कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग जैसे चाहे देखिए, जैसे भिन्न का घटाना पड़े हैं, जोड़ पड़े हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। इसको लॉसा ले लीजिए, चाहे इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, आप लोग को जो इच्छा पड़े, जो अच्छा लगे उसको कर लीजिए। मैं इसको तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, 5 5 25 और 6 एकम 6 और 5 एकम 5। तो देखिए बच्चों जब इसको हटाएंगे तो क्या बनेगा 19/5 आने वाला है, क्या रहा है 19/5, तो x की वैल्यू 19/5 आ रही है। देखिए बच्चों सेम आंसर आया है x की वैल्यू। सॉरी बच्चों देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, x की वैल्यू 5/19/5 इधर क्या है 4 आया है। देखिए इधर कहीं मिस्टेक हुआ है क्या बच्चों,
हाँ देखिए यहाँ पे, सॉरी बच्चों मिस्टेक हो गया इधर, यहाँ पे देखिए हम लोग इसको जोड़ते हैं ना, 15 4 देखें लिखे हैं जोड़ने पर, तो 15 4 19 हो जाएगा ना, सॉरी बच्चों क्षमा चाहता हूँ, 19 हो जाएगा, तो ये क्या निकलेगा 19/5 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ बच्चों, माफ करना बच्चों। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखा हूँ मैं, x का मान रखा हूँ, तो 19/5 है, प्लस में y बराबर 5। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस बनेगा, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5 माइनस 19/5 आएगा। तो मैं इसको इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, तो आप लोग चाहे लसा लेकर के इसका निकाल लेंगे, चाहे इसका तिरक गुणा करके, 5×5 = 25 और 19 का 19, और इसका जब मैं गुणा करूँगा 5 × 5, तो क्या निकलेगा बच्चों, जब 25 में से 19 घटेगा तो क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी। देखिए बच्चों 6/5 और 19/5, तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं ना। एक बार देख लीजिए बच्चों इसको अच्छे से, उसके बाद मैं आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलिए हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, मॉडल पेपर में अगले बार एग्जाम में पूछा हुआ था, मैं इसको ले लेता हूँ, लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये पिछले सालों में बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, और ऐसे प्रश्न आपको जो भाषाओं पर आधारित है बोर्ड में देखने को मिलेंगे, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। देखिए प्रश्न क्या है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, तो मैं इसको हल करता हूं यहाँ पे, हल माना 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 पहला अंक x है। देखिए बच्चों बोला है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो पहला अंक क्या है x है, और दूसरा अंक y है। अब क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, इनके अंकों का योग, इसका मतलब कि x प्लस y, ये अंक हो गए और इसका योग क्या है 9 है। तो इस तरह से हो गया समीकरण नंबर, इसको एक मान लिया हमने। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि इस संख्या का, देखिए अब संख्या क्या होगी बच्चों, 2 अंक की संख्या क्या होगी, तो 2 अंक की संख्या जब भी लेंगे हम याद रख लेना, आपको हमेशा लेना है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या लेना है बच्चों, 10x प्लस वाई। तुमको आप लोग को बच्चों हमेशा अगर कोई संख्या लेनी है, 2 अंक की संख्या लेनी है, तो हमेशा आप लोग 10x प्लस वाई लेंगे या 10y प्लस x लेंगे। तो ये हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में चर्चा करें, लेकिन याद रख लेना कि जब भी आपकी 2 अंकों की संख्या के बारे में बात करें तो हमेशा 10x प्लस वाई लेंगे। बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना का मतलब होता है गुणा, 9 गुणा, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से। तो देखो बच्चों जो संख्या थी, यहां पर लिख लेते हैं संख्या,
संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस वाई थी, पलटने संख्या है पलटने पलटने पर बनी संख्या क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, देखिए बस क्या करेंगे हम लोग, इसको y के x की जगह y कर दो और y की जगह x कर दो, क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगी। पलटने से जब भी बनेगी उसके चर वाले पदों को इधर उधर कर देना है, तो क्या हो जाएगी पलटने पे बनी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, पलटने पे बनी संख्या 10y प्लस x हो जाएगी। बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या दो गुना है। गुना का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई होता है। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए ये इसमें गुणा कर लेगा तो 10 सॉरी बच्चों 10 9 90 x प्लस इसमें जब गुणा करेगा तो 9 y हो जाएगा, 10 दूनी के 20 y प्लस 2x। यहाँ से देखिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस y वाले भाग को इधर ला रहा हूँ और इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ। देखिए 90x ये इधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा 2x, और ये 20y इधर पहले से है और ये इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस में 9y बन जाएगा। देखिए बच्चों ये 88x बनेगा और इधर क्या बनेगा 11y बनेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो काट देता हूँ मैं, 8 बार में करेगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 8x आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8x। मैं इसको क्या कर रहा हूँ y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 है। अब इसमें रखता हूँ x प्लस y की वैल्यू 8x रखता हूँ, 8x बराबर 9 क्या है। अब देखिए ये 8x है और ये जमा में x है तो टोटल मिलाकर 9x बनेगा, 9x यहाँ पे 9 है। यहाँ पे देखिए 9 और x के बीच में गुणा का संबंध होता है, जब गुणा इधर आएगा तो भागा बनेगा, तो x की वैल्यू 9/9 हो जाएगी और काट देंगे तो 1 आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे y बराबर 8x दिया हुआ है, तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा बच्चों 8 गुणते 1 तो y की वैल्यू 8 है। ये तो सर सिर्फ x और y के मान है बच्चों, संख्या हमने क्या मान के रखा है, तो बोला है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या बोला है कि वह संख्या होगी, तो संख्या हमने क्या माना था बच्चों, देखिए ये संख्या थी 10x प्लस वाई थी, तो उसमें हम लोग मान रख के संख्या लिखा, तो संख्या बराबर 10 गुणते x की वैल्यू 1 है प्लस y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ से बच्चों देखिए 18 हो जाएगी। तो संख्या क्या बनी बच्चों 18 हो जाएगी। इस तरह से बच्चों हम लोग पढ़ करके सवालों को अच्छे से करते हैं, तो कर लीजिए इसको, देख लीजिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हो गया बच्चों, तो मैं इसको हटाता हूँ और 2-3 प्रश्न मेरे पास हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं उन लोग प्रश्नों को अभी कराता हूँ आप लोग को। पहले मैं बच्चों ना दोनों प्रश्नों को लिख लेता हूँ, उसके बाद प्रश्न को हल कराता हूँ। देख लीजिए बच्चों मैं 2 क्वेश्चन लेके रखा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, मैं इसको हल करवाता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है, निकाय के x माइनस वाई बराबर 2 और 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल है, के का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि बच्चों हमने अभी पहले ही पढ़ा है अभी थोड़ी देर में कि अद्वितीय हल है, जो इसका अनुपात रूप होता है। अद्वितीय हल का क्या होता है बच्चों, मैं इसको पहले समीकरण को लिख लेता हूँ यहाँ पे, के एक्स माइनस वाई बराबर 2 और इधर है 6x माइनस 2y बराबर 3। तो ये और थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, के एक्स माइनस वाई, अब ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा -2 बनेगा बराबर 0, 6x तथा 6x माइनस 2y और ये बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 3 और 2 0। अब मैं इसके व्यापक रूप से तुलना कर लेता हूँ बच्चों। देखिए जैसा कि व्यापक रूप है क्या कि a x प्लस में b y
प्लस में सी इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर इस तरह से बच्चों आपको जैसे जैसे हम लोगों ने किया क्वेश्चन वैसे वैसे ही आपको एग्जाम में करना है ताकि पूरा नंबर आपको मिले। हमेशा पूरे मार्क्स लेने हैं तो इसको अच्छे से लिख के करना है। अब जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ए की वैल्यू जो है a1 की वैल्यू क्या है, के है, b1 की वैल्यू क्या है बच्चों -1 है, c1 की वैल्यू -2, इधर से a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -3 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों अद्वितीय हल होंगे, जो इसका अनुपाती रूप होता है या फिर जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है बच्चों, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यही तो होता है बच्चों समांतर रेखाएं जिसमें था अद्वितीय हल था, कोई भी हल नहीं था, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है किसका, b1 बटे b2 का। तो चलिए हम लोग इसका मान रखते हैं, ध्यान से देखिए a1 क्या है, k है, बटे a2 क्या है, 6 है, बराबर नहीं है, b1 क्या है -1 है और c1 क्या है b1 क्या है, b2 क्या है -2 है। देखिए यहाँ माइनस से माइनस कर जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ से 2 से 2 के काटो बच्चों, 2 3 6, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों ऐसे। यहाँ पे चिन्ह देखना बच्चों, ये जो बराबर नहीं है का चिन्ह अवश्य लगाना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो इसका हल है अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए ये k बराबर कभी k जो मान है, k का मान जो है बराबर 3 के नहीं हो सकता। इस तरह से आप ये मार्क्स लगा के ही करना है, ना कि बराबर करना है जैसे मैं किया हूँ, आप लोग को भी एग्जाम में वैसे ही करना है। तो देख लीजिए बच्चों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों हल करते हैं हम लोग दूसरा वाला प्रश्न। तो दिया गया क्या प्रश्न है बच्चों, दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया गया है, 5x प्लस 2y इक्वल टू k। और यहाँ से देखिए बच्चों तथा लिख देंगे, तथा 10x प्लस 4y इक्वल टू 3। तो हम लोग इसके मानक रूप से तुलना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको k को इधर करते हैं, तो 5x प्लस 2k 2y, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में k हो जाएगा इक्वल टू 0, तथा 10x प्लस 4y प्लस इधर जाएगा तो -3 इक्वल टू 0। अब इसके व्यापक रूप से तुलना करते हैं बच्चों, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस में b2 y प्लस में c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो देखिए बच्चों a1 की वैल्यू क्या है 5 है, b1 की वैल्यू क्या है 2 है और c1 की वैल्यू क्या है -k है। यहाँ से बच्चों a2 की वैल्यू क्या है 10 है, b2 की वैल्यू क्या है 4 है और c2 की वैल्यू क्या है -3 है। जैसा कि बच्चों देखो हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो जो इसका अनुपाती रूप होता है, जो इसका सूत्र होता है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, इसको हम लोग अनंत रूप से अनेक हल भी कर सकते हैं या फिर अनेक हल भी कर सकते हैं। उसका जो अनुपाती रूप होता है बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे बच्चों, मालूम है हम लोग को कि a1 बटे a2 होता है बराबर में b1 बटे b2 होता है बराबर में c1 बटे c2 होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान रखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 10 है, बराबर b1 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 4 है, बराबर c1 की वैल्यू -k है और c2 की वैल्यू -3 है। तो माइनस माइनस काट देते हैं। देखिए बच्चों यहाँ से क्या हुआ कि 5 बटे 10, इसको मैं चलिए अच्छा 2 बटे 4 और k बटे 3। यहाँ से देखो बच्चों सारे मान जो है, सारे अनुपात क्या है
बराबर है, दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो है के, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है के का मान निकालना है। तो के का मान, या इसको ऐसे लेना कि इस जो के का अनुपात है जिसके साथ में, या इसको बराबर कर लो इसको, या इसके वाले को इसके बराबर कर लो, क्योंकि इसमें सब बराबर है। तो तुम लोग चाहो तो इस वाले को इसको बराबर कर सकते हो। देखिए मैं इसको करता हूँ, 5/10 बराबर k/3। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 1 और 2 निकल के आएगा, 3/2 आएगा। एक तो मान ये हो जाएगा, इसको और इसको लेने पे ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं क्या बराबर आता है क्या, क्योंकि ये दोनों सब बराबर है तो मैं इसको भी ले सकता था, मैं इसको भी लेके कर देता हूँ आपको। देखिए 2/4 बराबर में k/3 है। इसको जब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 आएगा। जब ये k की वैल्यू निकालोगे तो 3/2 आएगा। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर मान आ रहे हैं। तो हम लोग चाहे तो k, जिसमें ये तो याद रखना कि जो जिस भिन्न में k रहेगा उसको तो लेना ही लेना है। अब इसके बाद ये वाला ले लिए, अब इसको चाहे इसके बराबर कर लो, चाहो तो इसके बराबर कर लो, दोनों का उत्तर सेम आने वाला है। तो आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।